अभी रात के 10 बज चुके थे और मैं सबके खाना खाने के बाद सिंक में रखे हुए जूठे बर्तन साफ कर रही थी। तभी अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। मुझे अचानक ही ध्यान आया कि अरे आज तो मैं छत से कपड़े ही नहीं लाई हूँ। मैंने बर्तन धोना छोड़ दिया और जल्दी से अपने हाथ पोंछे और छत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चली गई। मैंने जल्दी से सभी कपड़े उतार कर समेटे और छत पर ही बने हुए एक कमरे में उन कपड़ों को रखने के लिए गई। तभी मुझे लगा कि मेरी ननद इस अंधेरे कमरे में किससे बात कर रही है। उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। बारिश की वजह से जो कपड़े गीले हो गए थे, मुझे उन्हें फैलाना था, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दी। ऑन करते ही जब उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उससे पूछा, सोरा, तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही हो? उसने बोला, कुछ नहीं भाभी, मेरी दोस्त का फ़ोन था। बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर बात कर रही हूँ। उसने नज़र चुराते हुए और घबराते हुए बोला। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 4 दिन बाद ही मेरे देवर सूरज की शादी थी। घर में कोई भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़की हमारी जात बिरादरी की नहीं थी। वह उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां सूरज और स्वरा दोनों पढ़ते थे। सूरज को वह लड़की बहुत पसंद थी और दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। उसकी लाख कोशिश के बाद भी सास ससुर और स्वरा मेरे पति इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। जब सूरज को लगा कि घर में कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा है, तो उसने धमकी दिया कि अगर उसकी शादी सीमा से नहीं तय हुई तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। मेरे सास ससुर ने सोचा, जवान लड़का है, कहीं सचमुच घर छोड़कर ना चला जाए, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी। हम सभी मिलकर एक दिन लड़की को देखने गए। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उससे बातचीत करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया। जल्द ही वह हमारे घर में मेरी देवरानी बनकर आ गई। वह आई तो मैंने देखा उनके पास एक सूटकेस है। इसके अलावा 2 बड़े बड़े पुराने से थैले भी हैं। मुझे लगा कि शादी के बाद तो सभी लड़कियां नए सामान लेकर मायके से आती हैं, या पुराने से 2 थैले लेकर क्यों आई है? मेरे घर का नौकर उन थैलों को भी अपने हाथ में थाम रखा था। मैंने बोला, मुझे दे दो, रख देती हूँ। तभी मेरी देवरानी उसे अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है, दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही रख देती हूँ। उसका इस तरह से बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसके थैले को लेकर भाग जाऊंगी। मैं इन पुराने सड़े हुए थैलों को क्या करूंगी जो वह ऐसा व्यवहार कर रही है। खैर, फिर यह बात आई गई हो गई। उसकी शादी के 2 दिन बाद ही जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई तो वह उस वक्त कमरे में नहीं थी। तभी अचानक से मेरी नज़र उन दोनों थैलों पर गई जो कोने में रखी थी। मैंने चुपके से उन्हें खोला और देखा कि उसमें फटे पुराने कपड़े हैं। मैंने सोचा, मेरी देवरानी पागल तो नहीं है, वह फटे पुराने कपड़ों को अपने साथ क्यों लेकर आई है। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास चिल्ला कर बोल रही थी, अरे बहू, आज तूने खाने के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? मैंने बोला, बनाई हूँ माँ जी। तो तूने उसे आज कहाँ छुपा कर रख दिया है? मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी थी और तुम्हें आसपास नहीं देखी तो मैं खुद खाना निकालने के लिए चली गई, पर मुझे कहीं भी रोटियां नहीं मिली। यह सब सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गई। मैं खुद किचन में गई। सचमुच मैंने जिस बर्तन में रोटी रखी थी वह पूरी की पूरी खाली थी। हम दोनों का शोर सुनकर मेरी देवरानी और मेरी ननद दोनों वहाँ पर आ गईं और बोली, हमें बहुत भूख लगी थी, हम सभी रोटियां खा ली। मैंने बोला, क्या इतनी सारी रोटियां तुम दोनों ने मिलकर खा ली? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ ये दोनों मिलकर पूरे परिवार की रोटियां अकेले कैसे खा सकती हैं। खैर, जो भी था, मैंने नौकर से बोलकर फिर से सभी के लिए रोटियां बनवाई। वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह हर काम में मेरी मदद भी किया करती थी। वह मुझे अपनी बड़ी बहन के समान समझती थी और मुझे इज्जत भी दिया करती थी, पर कभी कभी उसका व्यवहार मुझे शक करने पर मजबूर कर देता था। वह बाहर तो कोई काम बता कर जाती, पर जब भी वह वापस लौटती तो उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले होते हैं। और कई बार मैंने गौर किया था कि जब वह जाते समय भी कई बार उन
थैलों को अपने साथ लेकर जाती थी। इधर मेरी ननद स्वरा का व्यवहार आजकल कुछ अलग ही लगता था। आज फिर से मैं जब छत पर किसी काम के लिए गई तो देखा मेरी ननद फिर से चुपके किसी से बात कर रही थी। आखिर क्या बात है? मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरे पति ने यह जिम्मेदारी दी है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। कल को उन्हें यह सब बातें पता चलेगी तो वह सोचेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भागती हूँ, घर का ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मम्मी पापा की भी अब एज हो चुकी है, उन्हें तो आधी चीख सुनाई दिखाई भी नहीं देता, वह घर का कितना ध्यान रखेंगे। इसलिए तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर में एक ही दिन एक ही समय दर्द हो। इसके अलावा कभी किचन में पूरी रोटियां गायब हो जाती हैं, कभी पूरी की पूरी सब्जी गायब हो जाती है। पूछने पर भी तुम लोग कोई सही जवाब नहीं देती। इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों के हाथ में वही पुराना थैला होता है जो सुधा अपने मायके से लेकर आई थी। आखिर इन सब का चक्कर क्या है? दोनों मेरी बातें सुनकर डर के मारे कांप रही थी और घबरा रही थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाभी की बात का क्या जवाब दें। मेरी ननद ने बोला, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैं भी आज जिद पकड़ कर रखी थी कि आज सच्चाई उगलवा कर ही मानेंगी। तभी मेरी देवरानी बोली, दीदी आप मेरे साथ चलिए, सारी सच्चाई मैं बताती हूँ। उसके बाद हम दोनों गाड़ी से लगभग 1 किलोमीटर आगे गए होंगे कि सीमा के कहने पर हमारी गाड़ी एक अनाथ आश्रम के बाहर रुकी। मैंने स्वरा से बोला, तुम लोगों ने गाड़ी किस अनाथ आश्रम के बाहर क्यों रुकवाई हो? तभी उन दोनों ने बोला, आप आइए तो सही, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं जैसे ही अंदर प्रवेश की मैंने देखा कि वहाँ की लड़कियाँ वही पुराने कपड़े पहनी हुई थीं। पहचान गई? सीमा ने बोला, दीदी मैं शादी से पहले के सारे कपड़े अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं उस गरीब में बांट सकूं। मुझे मायके में टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं उन सब कपड़ों को अपने साथ ही लेकर आई थी। इसके बाद स्वरा बोली, भाभी उस दिन जब आप छत पर आई थी तो इसी अनाथ आश्रम से फ़ोन आया था। मैं हर महीने ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे कमाती हूँ मैं इसी अनाथ आश्रम में उसका 10% दान करती हूँ। मैं दान देने के बाद रसीद लेना भूल गई थी। रसीद में यह लोग नाम पता भी लिखते हैं और इसी के लिए उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया था। फिर उसने आगे बोला, सीमा भाभी और मैं दोनों मिलकर इन लोगों की कुछ मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी और सब्जी गायब हो गई उसकी वजह यही थी कि यहाँ के बच्चे भूखे थे। उस दिन इसके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया था तो मैं और भाभी एक दिन रोटी लेकर गए थे और एक दिन सब्जी। जितने लोग भी इस अनाथ आश्रम में जुड़े हैं सभी अपने घर से बना हुआ कुछ न कुछ खाना लेकर आते रहते हैं। हमने घर में किसी को इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं घर के लोग जान जाएंगे तो हमें यह काम करने देंगे कि नहीं। उन लोगों की बात सुनकर मैं तो बिल्कुल हैरान थी। सचमुच में मैं उन दोनों को क्या बोलती। यह तो एक नेक कार्य था। मैं तो अपने दिन दुनिया में खोई रहती थी। कभी सेवा के इस रूप को मैंने समझने और जानने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन आज स्वरा और सीमा की बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी थी। तभी मैंने दोनों से पूछी कि उस दिन तुम दोनों एक साथ क्यों लंगड़ा कर चल रही थी। तो उस पर स्वरा ने बोला, भाभी जब हम दोनों एक दिन अपने घर से खाना लेकर आ रहे थे तो एक कुत्ते खाने की महक की वजह से हमारे पीछे पड़ गया। हम दोनों डर माँ तेजी से दौड़े पर अचानक ही हम दोनों का पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और हम गिर पड़े। गिरने की वजह से हम दोनों को ही चोट लग गई थी। मैं आश्चर्य भरी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी और मैंने भी यह प्रण लिया कि इसी नेक कार्य में मैं भी इनकी मदद करूंगी। अपने लिए ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है पर ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तो तब है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं और तब हमें जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।